बात हो रही थी संविधान के विकास की। इस संविधान के विकास में किन किन पड़ावों से होकर हम यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में चर्चा हो रही थी और हमने पड़ाव 1919 के अधिनियम तक का तय कर लिया था। इसके बाद आने वाले जो मुख्य मुख्य अधिनियम थे उनके बारे में चर्चा आगे होगी कि उसमें क्या प्रावधान थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम आज चर्चा करेंगे जो बचे हुए संविधान के एक्ट है, अधिनियम है, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसमें क्या भूमिकाएं थी उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि 1919 के अधिनियम आया और उसके बाद आने वाला अधिनियम था 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम आने वाला था तो उसमें क्या प्रावधान किए गए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आप कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम अपनी कहानी आगे शुरू करते हैं कि आगे की व्यवस्था कैसी थी, किस तरीके की थी, उसको बात करते हैं। हमारी बात हो रही थी 1935 के अधिनियम की। 1935 का अधिनियम कहा जाता है और ये भारत के संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला या कहें भारत के संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला अधिनियम है। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। एक तरफ हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे और भारतीयों का असंतोष या यूं कहे कि अंग्रेजों की नीतियां फूट डालो राज करो की जो परिणतियां थी वो भी हमें देखने को मिल रही थी। तो इसमें जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का आता है उसमें प्रावधान हुए थे, उनकी चर्चा करते हैं। आप देख सकते हो इसको लेकर भारतीय नेता क्या सोच रहे थे और ये किस तरीके का था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो संविधान था जिसे एक्ट कहा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या थी। इसकी विशेषताएं ये थी कि ये भारतीय संविधान की मूल लिपि कहा जाता है, यानी भारत के संविधान पर सर्वाधिक अगर किसी एक्ट का प्रभाव पड़ा है तो वो 1935 के अधिनियम का पड़ा है। 1935 के अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर हम देखें इसमें कितनी अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां व 14 भाग विद्यमान थे। वर्तमान समय में हम भारत के संविधान में देखते हैं 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। एकदम कहें तो उसी की रूपरेखा का था, जिसमें एक बड़ा विस्तृत अधिनियम आया था, एक्ट आया था, जिसमें अलग अलग प्रावधान किए गए थे। क्या प्रावधान किए गए थे उसको भी देखते हैं। इसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। कहने का मतलब है जो भारत बिखरा पड़ा हुआ था, जो अलग अलग टुकड़ों में कुछ रियासतों के पास थे, कुछ ब्रिटिश सरकार के पास थे, तो उन सभी को क्या है जोड़ने का प्रयास किया गया। अर्थात कई रियासतें और ब्रिटिश प्रांत मिलकर क्या बनाएंगे, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। लेकिन इसमें एक बात जो कही गई थी वो ये थी कि जो देसी रियासतें हैं, मान लीजिए राजस्थान के राजपूताना के अंदर जितनी रियासतें हैं, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, ये रियासतों के लिए ये था, यानी भारत की सभी रियासतों के लिए एक इसमें बात कही गई थी कि उनकी इच्छा है वो भारत में आ सकते हैं, यानी अखिल भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इसीलिए अखिल भारतीय संघ आगे जाके कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि देसी रियासतों के लिए विलय होना ऐच्छिक रखा गया था, इच्छा पर था। तो कोई भी अपनी स्वतंत्रता को त्यागना नहीं चाहता था। इसीलिए जो अखिल भारतीय संघ 1935 के अधिनियम में आया था वो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन कैसे, संघ शक्ति या संघ सूची के लिए विषय अलग कर दिए, राज्य सूची के लिए अलग कर दिए और दोनों के जो इकट्ठे संयुक्त विषय होंगे उनको भी एक जगह अलग रखा गया। कैसे रखा गया हम देखते हैं। जो संघ सूची के विषय थे वो थे 59 विषय जो थे, उन पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र के पास होगी। उन विषयों पर कानून बना सकते हैं। देश की प्रतिरक्षा है, संचार है, इन सभी पर अधिकार किसका होगा, संघ सूची का यानी केंद्र का।
उसके बाद प्रांतों के लिए, यहाँ राज्य कहा गया है लेकिन प्रांतों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, वो थे 54 विषयों पर ये अपने अधिकार सिद्ध कर सकते थे या कह सकते हैं कानून बना सकते थे। यानी राज्यों को भी यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी और उनके जो विषय थे वो 54 विषय रखे गए थे। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे, यानी जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे वो विषय कितने हैं, 36 है। जो वर्तमान में हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची देखते हैं, ये अब नहीं आई थी, 1935 के अधिनियम में आ चुकी थी। तो एक तरीके से आप देखते हो इन दोनों की शक्तियां लगभग एक जैसी रखी गई थी, समान शक्तियां रखी गई थी। और जो ऐसे विषय होंगे जो इस एक्ट में उल्लेखित नहीं है उनको अवशिष्ट विषय कहा जाएगा, और ऐसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति भारत के वायसराय के पास होगी। अर्थात ऐसे विषय जिनका उल्लेख इस एक्ट में या पहले के आए हुए एक्टों में नहीं है, तो उन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, भारत के वायसराय के पास में होगी। आगे के लिए हम देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता का अधिनियम कहा जाता है 1935 के अधिनियम को। पेपर में पूछा गया है प्रांतीय स्वायत्तता का अधिनियम किस अधिनियम को कहा गया है, 1935 के अधिनियम में कहा गया। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब यह है कि प्रांतों को स्वायत्तता अर्थात अपनी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, यानी प्रांतों के पास अपने विषय थे जिन पर वो अपने कानून बना सकते थे। इसीलिए प्रांतों को क्या दिया गया, प्रांत स्वायत्तता प्रदान की गई। इसीलिए इस अधिनियम अर्थात 1935 के अधिनियम को प्रांतीय स्वायत्तता का अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद इसमें प्रांतों को अधिक शक्ति देने के लिए उस समय के जो ब्रिटिश प्रांत थे 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों को क्या दे दिया गया था, द्विसदन। द्विसदन का मतलब क्या था, द्विसदन का मतलब यह था कि इन्हें 2 सदनीय व्यवस्था बना दी गई थी। 2 सदनीय व्यवस्था से मतलब क्या था, एक होगी विधानसभा और दूसरी होगी विधान परिषद। अर्थात जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से 6 को दे दी गई थी ये शक्ति द्विसदनीय। इसीलिए प्रांतों को और अधिक स्वायत्तता मिल गई थी। तो यहां से भी पता चलता है कि प्रांतीय स्वायत्तता का अधिनियम कहा जाता है। और इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें जो विधानसभा और विधान परिषद के लिए स्वायत्तता प्रदान की गई थी, विधान परिषद, एक विधान परिषद होगा सदन और दूसरा सदन विधानसभा होगी, जिस पर अधिक शक्तियां विधानसभा के पास में विद्यमान होगी। और प्रांतों में जो द्वैध शासन शुरू हुआ था 1919 के अधिनियम को, उसको समाप्त कर दिया गया था। मैंने बताया था द्वैध शासन का मतलब होता है शक्तियों का 2 हाथों में होना, शक्तियों का विस्तार होना। तो ये जो प्रांतों को 1919 के अधिनियम में शक्ति प्रदान की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन की, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और ये कहा गया कि आगे से जो शक्ति है वो द्वैध शासन, यानी द्वैध शासन कहाँ लागू होगा, केंद्र में लागू होगा। और इसमें 2 विषयों में बांट दिया गया। वो 2 विषय कौन से थे, वो 2 विषय थे, एक रक्षित विषय और दूसरा विषय थे हस्तांतरित विषय। इन पर कानून बनाने की शक्ति अलग अलग बांट दी गई थी। रक्षित विषय वो होंगे जिस पर कानून दूसरे व्यक्ति बनाएंगे, हस्तांतरित विषय वो होंगे जिस पर कानून दूसरे व्यक्ति बनाएंगे। 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, जबकि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में लागू किया गया था। इसके बाद आगे हमें देखने को क्या मिलता है कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। हमने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि 1774 में कलकत्ता में एक एपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के अंदर,
और हमने इसके बाद ये देखा कि भारत में संघीय न्यायपालिका का जन्म होता है, यानी भारत संघ के लिए एक न्यायालय बनाया गया था। इसके खिलाफ, यानी ये सर्वोच्च नहीं था, इसके खिलाफ लंदन के प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, अर्थात ये सर्वे सर्वा नहीं था और इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती थी। कहां पर? लंदन के अंदर। हम देखते हैं इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर का दिन था और 1937 को इसकी स्थापना होती है। और पहले जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सर मॉरिस गेवियर। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है कि भारतीय संघीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम चेयरमैन किसे बनाया गया था? सर मॉरिस गेवियर। आप कहोगे कि अंग्रेज को क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस समय हमारा देश ब्रिटिश हाथों में था, इसीलिए जो संघीय न्यायालय बना था उसका अध्यक्ष भी एक अंग्रेज ही होगा। यह आगे चलकर जो वर्तमान का आप सर्वोच्च न्यायालय देखता हो उसका रूप ले लिया था, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद इसमें 6 अन्य सदस्यों को और शामिल किया गया था। आपको पता है कि जब न्यायालय की स्थापना की जाती है तो मुख्य जज के अलावा अगर हम देखें अन्य न्यायाधीशों की भी आवश्यकता होती है। तो आरएस जैसी भर्तियों में या स्कूल व्याख्याता की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि संघीय न्यायालय में कितने सदस्य थे? तो एक अध्यक्ष थे या मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा 6 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई थी। तो ये प्रावधान किए गए थे संघीय न्यायालय जो 1937 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था। उसमें कह दिया गया था कि आगे चलकर ये बनेगा, तो ये बन 1937 में गया था। आगे क्या होता है? अंग्रेजों की नीति ये थी कि भारत आने वाले समय में अगर कोई भी शक्तियां जो भारत को आजाद कराने की कोशिश करेंगी उनको हम क्यों ना उन पर नियंत्रण स्थापित कर दें। और आप देखते हो भारत को इस तरीके का उस समय का अपना भारत था तो ऐसे फैला हुआ था, काफी लंबा चौड़ा था। तो इन्होंने क्या किया? वर्मा का विभाजन कर दिया। कहने का मतलब ये था इसे भारत से अलग कर दिया कि अगर यहां कोई आंदोलन करे तो इतने लोगों को ही आजाद किया जा सके, बाकी हमारे नियंत्रण में रहे। तो इसीलिए वर्मा का विभाजन, जिसे आज के समय में म्यांमार कहा जाता है, उसका पहला नाम क्या था? बर्मा था। और बर्मा का विभाजन भारत से कौन से अधिनियम में हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत विभाजन कर दिया गया था। तो ये बर्मा का विभाजन था जो अलग किया गया। इसके बाद भारत में आए और भारत की वित्तीय लेन देन के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया था। और इन बड़े कदम के अंदर यह था कि भारत में आर्थिक जो हमारी नीतियां हैं या आर्थिक जो हमारे कर है उनके लिए क्या किया? इनको इकट्ठा करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आजकल भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं ऑसबर्न स्मिथ को बनाया जाता है। पेपर में ध्यान रखना इनका नाम। अगर आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी वीडियो के ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो एक प्रश्न हमारा ये भी बन गया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 के अधिनियम में 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में खोला गया था। लेकिन वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय अगर हम देखें मुंबई में दिखता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे ऑसबर्न स्मिथ बनाई गई थी। और क्या प्रावधान किया गया था? जो 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, तो अब 1935 के अधिनियम में इसका विस्तार कर दिया गया और यह कहा गया कि अब प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग होंगे। प्रांतों में क्या होंगे? लोक सेवा आयोग होगा। अर्थात
जो भर्तियां एजेंसियां होंगी अब प्रांतों में भी होंगी। तो भारत के अंदर प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग खोलने का प्रावधान 1935 के अधिनियम में कर दिया गया था। इसके बाद संयुक्त सेवा आयोग भी बनेगा, यानी दो प्रांत मिलकर अपना एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना सकते थे, यानी लोक सेवा आयोग बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, संयुक्त लोक सेवा। जैसे राजस्थान और पंजाब बोल दे कि हम मिलकर बनाना था उस टाइम के अंदर, तो उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग की संज्ञा दी जाएगी। तो ये प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा यहां पर जो 1935 के अधिनियम में हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है बदलाव, महिलाओं को और दलितों को आरक्षण दिया गया। 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी बात यह थी कि जो दलित वर्ग और वंचित वर्ग है उनकी स्थिति बहुत खराब थी। सिखों को आरक्षण 1919 के अधिनियम में, यूरोपियंस को 1919 के अधिनियम में, मुस्लिम्स को 1909 के अधिनियम में दे दिया गया था, लेकिन अभी तक वंचित वर्ग दलित वर्गों को कोई आरक्षण नहीं था, महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं था। और इन दोनों को आरक्षण दिलाने में, यानी महिलाओं को भी आरक्षण दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी। अंबेडकर जी के प्रयासों से दलितों व महिलाओं को आरक्षण मिला। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मिला था, और इसमें बड़ी भूमिका किसकी रहती है, डॉक्टर BR अंबेडकर की। ठीक है जी, बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही थी महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए। और इस 1935 के अधिनियम में क्या किया गया था, जो 1919 के अधिनियम में सीमित मताधिकार जो दिया गया था शिक्षा कर के आधार पर दिया गया था, तो उसका विस्तार करके, मतदान का विस्तार करके अब 10% तक बढ़ा दिया गया था, यानी 10% तक अब लोग मतदान कर सकते हैं। जब हमारे मतदान होता है तो हम लोग वोट डालने नहीं जाते हैं कि क्या करना है, लेकिन अगर 1935 के भारत में जाएं तो सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसीलिए अपने वोट की कीमत को समझें। जब वोटिंग हो तो वोट डाल के आए, अपनी पसंदीदा पार्टी को डालो, पसंदीदा व्यक्ति को डालो। अगर कोई भी अच्छा ना लगे तो हमें किसे नोटा बटन दबाना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, भारत के अंदर वायसराय को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी, और भारत का वायसराय अध्यादेश भी जारी कर सकता था। अध्यादेश क्या होता है और अवशिष्ट विषय क्या होता है, इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कैसे, पहले हम बात करते हैं अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय वो जिनका उल्लेख एक्ट में नहीं है और उन पे अगर कुछ निर्णय लेना है तो वो कौन लेगा, भारत का वायसराय लेगा। और अध्यादेश का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए, टेम्परेरी कुछ समय के लिए क्या है, ऐसा कानून लाना जिसे कानून की ही भांति लागू किया जाए, ऐसा आदेश लेके आना जिसे कानून की भांति ही लागू किया जा सके, उसे अध्यादेश कहते हैं। कहने का मतलब आधा आदेश, क्योंकि अभी तक उस पर सहमति पूरी नहीं बनी, इसीलिए अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस कह सकते हैं। अब 1935 का अधिनियम आ गया था जिसमें काफी कुछ बदलाव किया गया था, और हमने ये देखा कि जब ये इस तरीके का आया तो भारतीयों ने क्या, इस पर दृष्टि बनाना शुरू किया। इन्होंने आंकलन किया कि ये अधिनियम किस तरीके का है और भारतीयों को इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसे पारित किया गया। और उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया भारतीय नेताओं ने देनी शुरू की, तो इस अधिनियम की अच्छाइयों के साथ इसकी आलोचना भी होनी शुरू हुई। आलोचना किस प्रकार हुई उसका भी हम देखते हैं। आलोचना, तो इनकी आलोचना करने के लिए यह कहा गया था कि ये दास्ता गुलामी का अधिनियम है, इसमें गुलामी है, दास्ता है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि ये दास्ता और गुलामी का अधिनियम है। पेपर में पूछा गया है कि ये कोटेशन किसकी है,
कि दासता और गुलामी का अधिनियम किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिनियम को कहा? 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया था। तो जिन्ना साहब थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, उन्होंने क्या कहा? ये तो सड़ा गला अधिनियम है, ये तो सड़ा गला अधिनियम है। तो इसे कहा गया सड़ा गला अधिनियम कहा गया। तो ये किसने कहा? जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो आगे चल के जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बनते हैं, कायदे आजम बनते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उस टाइम ये कहा गया था। अब हम ये पढ़ रहे थे कि आज जो हम अपना भारत का संविधान देखते हैं उसमें 1935 के अधिनियम की क्या भूमिका है। तो 1935 का जो अधिनियम आया था उससे भारत की मूल लिपि कहा जाता है, अर्थात मुख्य कॉपी कहा जाता है। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का था। पेपर में ऑप्शन में दे रखा कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, और उत्तर होगा अमेरिका, इंग्लैंड या ब्रिटिश कह सकते हैं, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, या लिखा होगा 1935 का अधिनियम। तो ध्यान रखना 1935 का जो अधिनियम है उसका प्रभाव सर्वाधिक है वर्तमान के संविधान में। आगे जब हम संविधान सभा करेंगे और जो संविधान के गठन वगैरह में करें उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया था। ये हमारा 1935 का अधिनियम हो गया। अब इसके बाद भारत में आने वाला जो अंतिम अधिनियम है वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब आया था? 1947 में आया था। किस उद्देश्य से आए थे? भारत को स्वतंत्रता देने के लिए। और ये भारत को स्वतंत्रता देने वाला अधिनियम था और ब्रिटिश राज का अंतिम अधिनियम यही था। आप देख सकते हो इन फोटो में, कायदे आजम कहते हैं पाकिस्तान का, जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्रधानमंत्री जो आगे होने वाले थे, अभी तक बने नहीं हैं, और पाकिस्तान के जो आगे राष्ट्रपिता जो बनने वाले थे, जो उनके कायदे आजम बनने वाले थे, उनकी भी यहाँ पर आपको फोटो देख सकते हैं। और ये यहाँ पर बैठकर वहाँ मंत्रणा करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन के साथ दिखाया गया है। ये जो 1947 का अधिनियम आया था, ये आज़ादी के साथ बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें भी लेके आया। हमने क्या देखा? बंटवारा। आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे थे इस बंटवारे के तहत। तो ये जो आज़ादी मिली है, मुफ्त की आज़ादी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस गया है, हमने झंडे वगैरह लगाए, मना लिया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे बहुत बड़े बड़े संपन्न जो क्षेत्र थे वो बंटवारे में उधर चले गए पाकिस्तान में, और हमारे लोगों की संपत्तियां जो वहाँ थी वो वहाँ की वहीं रह गई, और इस बंटवारे में हमने अपनों को खोया था। तो ये बहुत दर्द लेके आया था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें प्रावधान क्या किए गए थे? इसमें प्रावधान ये किए गए थे कि सत्ता बदलती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जो कंजर्वेटिव पार्टी है वहाँ की, उसकी सत्ता जाती है और ब्रिटेन के अंदर एक नई पार्टी की सरकार आती है, लेबर पार्टी की, और उसके प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली घोषणा करते हैं कि 1947 को भारत, ब्रिटिश संसद में घोषणा करते हैं कि 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। यानी पेपर में पूछा गया है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली। घोषणा करने वाले कौन थे? क्लीमेट एटली। वो किस पार्टी से थे? वो लेबर पार्टी से थे। देखिए जी, इंग्लैंड के अंदर दो पार्टियां हैं, एक रूढ़िवादी जो अपने परंपराओं को मानने वाली, एक ये लेबर पार्टी है, यानी कह सकते हैं थोड़ा सा मजदूर वर्ग की तरफ सोचने वाली पार्टी है। तो इनका हम देखते हैं 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसमें यह प्रावधान किए गए थे कि भारत में 2 अधिराज्य होंगे। अधिराज्य इंग्लिश में कहे तो डोमेनियन स्टेट होंगे, उनकी स्थापना की जाएंगी। डोमेनियन स्टेट का मतलब जब तक ये अपना संविधान नहीं बना लेते दोनों देश,
तब तक इन पर शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये अपना देश की व्यवस्थाओं को संभालेंगे। और दो अधिराज्य कौन से होंगे, एक का नाम भारत होगा और दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। ये प्रावधान किए गए थे 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में। सत्ता का उत्तरदायित्व किसके पास होगा, सत्ता का उत्तरदायित्व होगा भारतीय जो संविधान सभा होगी वो भारत का सत्ता का उत्तरदायित्व संभालेगी। जब तक ये अपना संविधान नहीं बना लेंगे तब तक ये डोमेनियन स्टेट रहेंगे, यानी ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। भारत ने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बना लिया गया था। उसके बाद हम डोमेनियन स्टेट नहीं रह गए थे। पाकिस्तान ने कुछ आगे जाके बनाया था, उन्हें समय लग गया था। हमारे संविधान निर्माण बनाने में बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रही थी। इसके बाद इसमें ये प्रावधान किया गया था कि 1935 के अधिनियम में भारत का शासन संभाला जाएगा और पाकिस्तान का वो जो उस तरीके से उधर वाला है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। और वायसराय का जो पद था उसको बदल दिया जाएगा और बदलकर उसको दोबारा से भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। और अंतिम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। हुआ क्या था कि जैसे ही अंग्रेज जा रहे थे, नेहरू जी के संबंध लॉर्ड माउंटबेटन से बहुत अच्छे थे। इन्होंने यह से कह दिया कि आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, हमें इन शासन व्यवस्थाओं का बता दीजिए, क्योंकि हमें अनुभव किस चीज़ का है, हमें अनुभव जेलों का है, हमें देश की सत्ता चलाने का अनुभव नहीं है, आप कुछ समय रुकिए। इस तरीके से भारत में लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के बाद भी रुके रहे थे कुछ समय के, 1-1.5 साल के लिए। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी आज़ाद भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे और ब्रिटिश भारत के भी अंतिम गवर्नर जनरल या कहीं वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। आगे चल के जो प्रथम भारतीय है वो बनते हैं गवर्नर जनरल, एकमात्र सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख होगी और उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होगी, उन्हें विशेष अधिकार दिए गए। वो चाहे तो भारत के साथ रह सकती है, इंडिया के साथ रह सकती है, और चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकती है। अब आप कहोगे ये क्यों दिया गया? आपको पता है 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति में ज़्यादातर भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लंबे समय से सहायक संधियों के माध्यम से अंग्रेजों से बने हुए थे। तो अंग्रेज जाते हुए अपने राजाओं को गिफ्ट देना चाहते थे, अपने मित्रों को, और इसीलिए वो चाहते थे कि भारत के 2 टुकड़े ना हो, भारत के कई टुकड़े हों, भारत कई टुकड़ों में बट जाए। इसीलिए उन्होंने ये प्रावधान किया कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख है और वार्षिक आय अगर 1 करोड़ है, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकती है और चाहे तो भारत के साथ रह सकती है, या फिर स्वतंत्र भी रह सकती है। कहने का मतलब जैसे बीकानेर रियासत है वो पाकिस्तान और भारत के साथ रह सकती थी, लेकिन अगर वो चाहती तो अलग देश बना के भी रह सकती थी, यानी बीकानेर एक देश होता, जयपुर एक देश होता। ऐसी राजस्थान की रियासतें कितनी थी? 4 रियासतें थी। एक उदयपुर रियासत यानी मेवाड़ रियासत, बीकानेर रियासत महाराजा गंगा सिंह जी वाली, और जयपुर रियासत और जोधपुर रियासत। ये 4 रियासतें थी जो इस रूल को फॉलो कर रही थी। इनकी जनसंख्या भी 10 लाख से ज़्यादा थी और वार्षिक आय भी 1 करोड़ से ज़्यादा थी। तो इनके पास ये था कि आप भारत की तरफ भी रह सकते थे और पाकिस्तान की तरफ भी रह सकते थे, और चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते थे। लेकिन हमने क्या चुना? भारत के साथ रहना चुना। और सबसे पहले राजस्थान के अंदर रियासतों में सबसे पहले भारत विलय में हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? राजस्थान की तरफ से बीकानेर रियासत थी। ये मैंने बता ही दिया, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। और इस प्रकार हमें ये आज़ादी मिली थी। हमारे लंबे संघर्षों के बाद
1857 में मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी, झलकारी बाई, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, अनगिनत जो थे। उसके बाद अगर हम देखें भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उधम सिंह जी, खुदीराम बोस, करतार सिंह सराभा, इतने नाम हैं कि हम गिन ही नहीं सकते हैं। उनका सपना 15 अगस्त 1947 को सच होता है और हम एक आज़ाद मुल्क में सांस लेते हैं और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और भारत में एक नया उदय होता है। हमने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना शासन शुरू किया था और 1947 ब्रिटिश राज पे आके ख़त्म किया था। अब इसके बाद हम ये देखेंगे संविधान सभा किस प्रकार की थी, कैसे कैसे क्या प्रावधान किए गए थे, उनको देखेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।